सॉल्यूशन चैप्टर में पहले तो हम लोग कुछ वेपर प्रेशर्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? मान लो ये क्लोज कंटेनर है, कोई क्लोज कंटेनर है और इसमें हम जो है क्लोज कंटेनर में कोई वोलाटाइल लिक्विड हमने लिया हुआ है, वोलाटाइल लिक्विड। ठीक है, यदि ये क्लोज कंटेनर है तो क्या होगा, जब वोलेटाइल लिक्विड लेंगे तो इसका इवॉपरेशन होगा। इसके जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर बनाएंगे, वेपर बना करके वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाएंगे। यहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ होती है कि दो प्रोसेस होता है। एक होता है कि यहाँ इवॉपरेशन की क्रिया होती है, लिक्विड जो है इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं, और साथ साथ में जब वेपर बनते हैं तो वेपर बनने में इसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंडेंस भी होते रहते हैं। तो दोनों क्रिया साथ साथ होती है, कंडेंसेशन भी होता है और इवॉपरेशन भी होता है। लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में क्या होता है कि रेट ऑफ जो इवॉपरेशन होता है, इवॉपरेशन वो ज़्यादा होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन से, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनते जाते हैं। धीरे धीरे ज्यों ज्यों ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनते जाते हैं तो क्या होता है ना कि रेट ऑफ जो कंडेंसेशन है वो भी इंक्रीज करता जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि एक ऐसा स्टेज रीच करता है, एक ऐसा स्टेज आता है जबकि रेट ऑफ इवॉपरेशन जो है रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है। तब एक गिवन टेम्परेचर पे इनका जो वेपर है जितना बनना होगा उतना बन करके वो कांस्टेंट हो जाता है। फिर फर्दर वेपर और ज़्यादा नहीं बनेगा या तो कम भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल रेस्ट में आ जाते हैं, मतलब कि क्रियाएं स्टॉप हो जाती है। स्टॉप नहीं होती है, बल्कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाता है गैसियस फेज में और लिक्विड फेज, इन दोनों फेज के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। तो जब वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाता है तो उस समय अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म जो है अबव द लिक्विड सरफेस वो कांस्टेंट हो जाता है, जितना बनना होगा वो बन गया, अब उसके और ज़्यादा नहीं बनेगा एट ए गिवन टेम्परेचर पे। तो ये जो वेपर हैं वो गैस की तरह बिहेव करते हैं और इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। इस लिक्विड सरफेस जो है ये इसके ऊपर गैस की तरह जो है ये प्रेशर डालते हैं। तो इसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा। वेपर प्रेशर इज एक्चुअली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स फॉर्म बाय द लिक्विड above the liquid surface. Okay, vapor pressure is the vapor pressure is the pressure exerted by the vapor formed by the liquid above the liquid surface. Okay, यहाँ पर देखिए कि फिर हम लोग यहाँ पर वेपर प्रेशर देखेंगे ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। हम जो सोल्यूशन ले रहे हैं वो लिक्विड इन लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड का लिक्विड में सोल्यूशन। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक बाइनरी सोल्यूशन है टू वोलाटाइल लिक्विड का। बाइनरी, लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड एंड डिनोटेड बाय टू कंपोनेंट्स 1 and 2 और A and B। ऑलरेडी हम पहले कई बार हम तुम लोगों को बता चुके हैं कि देखो लिक्विड सोल्यूशन वाले चैप्टर में ये दिमाग में याद रख लेना कि कहीं भी 1 लिखा रहे तो उसका मतलब होता है सॉल्वेंट, और 2 लिखा रहे तो उसका मतलब होता है सॉल्यूट। कैपिटल A अगर कहीं लिखा हो तो समझ लेना कि वो मेरा सॉल्वेंट है, और कैपिटल B अगर वो लिखा हो तो समझ लेना कि वो मेरा सॉल्यूट है। स्पेशली ये नोटेशन यहाँ सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ये नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड एंड डिनोटेड बाय द टू कंपोनेंट्स 1 और कैपिटल A और कैपिटल A एंड कंपोनेंट 2, और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल B। ओके, और कैपिटल 1 का मतलब क्या होता है? कैपिटल 1 का मतलब सॉल्वेंट, और कैपिटल 2 का मतलब जो होता है या कैपिटल B जो लिख रहे हैं इसका मतलब होता है सॉल्यूट।
तो इसी से लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन से रिलेटेड जो है रॉल्स ने एक लॉ दिया था, रॉल्स लॉ, जिसको रॉल्स लॉ के नाम से जानते हैं, रॉल्स लॉ। इट स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स It states that for a solution of a volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. रॉल्स लॉ कहता है कि रॉल्स लॉ का कहना है कि मान लीजिए कि हम कोई बाइनरी सॉल्यूशन लिए हुए हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग द टू वोलाटाइल लिक्विड। मान लीजिए कि उसमें दो वोलाटाइल लिक्विड है, मान लीजिए ये लिक्विड का मिक्सचर लिए हुए हैं ए एंड बी, या तो हम कह सकते हैं 1 and 2, ए एंड बी, और 1 and 2। तो यहाँ पर जो वेपर बनेंगे वो कंपोनेंट 1 का भी बनेगा और कंपोनेंट 2 का भी बनेगा। वेपर जो बनेंगे कंपोनेंट 1 का भी बनेगा वेपर, एंड कंपोनेंट 2 का भी बनेगा वेपर। और ये दोनों के दोनों जो हैं, दोनों कंपोनेंट के जो वेपर हैं वो यहाँ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो रॉल्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर यानी इंडिविजुअल प्रेशर जो होता है, इंडिविजुअल प्रेशर आइदर ऑफ द कंपोनेंट, आइदर ऑफ टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स 1 और कंपोनेंट्स 2, इनका इंडिविजुअल जो प्रेशर होता है या तो कंपोनेंट 1 का या कंपोनेंट 2 का। जैसे कंपोनेंट 1 की बात कर रहे थे, तो कंपोनेंट 1 का जो इंडिविजुअल प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा ऑन द लिक्विड सरफेस, वो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। यानी कि कंपोनेंट 1 का जो अपना वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन द लिक्विड में कंपोनेंट 1 का कितना मोल फ्रैक्शन है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही रॉल्स लॉ कहता है। ओके, रॉल्स लॉ यही स्टेट करता है कि रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। फॉर द कंपोनेंट 1 की बात करें तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अपने ही मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक P1 नॉट लगाएंगे, P1 नॉट। तो यहाँ पर P1 को क्या कहते हैं, तो P1 इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। X1 यहाँ पर क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन द सॉल्यूशन। ओके, फिर से याद रखना, P1 क्या है, P1 इज द पार्शियल वेपर प्रेशर यानी इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, और X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन द सॉल्यूशन। और यहाँ पे P1 नॉट क्या है, तो P1 नॉट क्या है, इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर। ध्यान रहे, ये P1 जो है वो उस समय का कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर है जब वो सॉल्यूशन में है, जब वो सॉल्यूशन बना रहा है। और P1 नॉट जो है वो उस समय का वेपर प्रेशर है जबकि कंपोनेंट 1 प्योर फॉर्म में है, केवल सॉल्यूशन के अंदर जो है केवल कंपोनेंट 1 ही है, 2 नहीं है। ओके, उसी तरह सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर द कंपोनेंट 2 का, तो P2 जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट 2 is directly proportional to the mole fraction of the component 2 in the solution। तो फिर इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो P2 नॉट X2 कर देंगे। तो यहाँ पर P2 को बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, X2 को क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन द सॉल्यूशन, और P2 नॉट को बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन द प्योर फॉर्म। ओके,
तो अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन के ऊपर, तो P टोटल इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे P1 प्लस P2। तो P1 का मान रख देंगे ये P1 नॉट x1, P1 नॉट x1, और P2 का मान यहाँ से रख देंगे P2 नॉट x2। तो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब यहाँ से देखिए P1 नॉट जो है वो, चूंकि हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम चाहे तो यहाँ से x1 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस x2, x1 के जगह पर 1 माइनस x2 इस फॉर्मूले से, अब प्लस P2 नॉट x2। तो यहाँ से P टोटल अगर निकाले तो P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू यहाँ पर x2, ये फॉर्मूला याद रखना है। और यहाँ पर आप यहाँ पर इसका अगर रॉल्स लॉ का ग्राफ खींचना चाहते हैं तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन अगर हम यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो है, जब हम यहाँ पर कंपोजिशन उसका ले रहे हैं x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब है कि सोल्यूशन जो है प्योर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट 1 के रूप में है और कंपोनेंट 2 उसका जो कंपोजिशन है वो 0 है, यानी उसमें कंपोनेंट कुछ नहीं है, बिल्कुल 1 जो है वो प्योर फॉर्म में है, 1 कंपोनेंट 1 इज इन प्योर फॉर्म। तो उस समय जो भी वेपर प्रेशर जो बनेंगे वो तो केवल कंपोनेंट 1 की वजह से ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर नोट कर दिया P1 नॉट। अब उसमें जैसे जैसे अब मोल फ्रैक्शन जो है हम कंपोनेंट 2 को उसमें ऐड करते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, मोल फ्रैक्शन जो है x2 का इंक्रीज करेगा और x1 का डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देखिए ग्राफ x2 का मोल फ्रैक्शन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो और चूंकि देख रहे हो ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये यहाँ पर P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, यानी जो जो ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा लीनियर, और इसका ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर टाइप का आएगा, लीनियर। तो यहाँ से ग्राफ ये बढ़ते जब ये x2 1 के बराबर हो जाएगा तो उस समय इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर हो जाएंगे कंपोनेंट 2 का, और P1 जो वो यहाँ पर P1 वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है, घटते जब 0 हो जाएगा जिस समय, तो बिल्कुल उसका वेपर प्रेशर जो है बिल्कुल बनना बंद हो जाएगा, वेपर कुछ भी नहीं रहेगा, तो उसका प्रेशर भी 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो होगा वो P1 का ग्राफ है और ये मेरा P2 का ग्राफ है। यहाँ पर x1 इक्वल टू 1 यानी प्योर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट 1 है, यहाँ पर x2 इक्वल टू 1 है तो प्योर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट 2 है, उसके वजह से वेपर प्रेशर है, और यहाँ पे x1 0, यहाँ पे x2 0। ये हो गया P2 का, ये हो गया P1 का। टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ से हम यहाँ को ज्वाइन कर देंगे, तो यही P1 प्लस P2 होगा। तो यही रॉल्स लॉ का ग्राफ है। और याद रखना है कि ऐसे ये रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने नहीं लिखा, एक फार्मूला है ऐसे ही बताया है कि अगर पार्शियल वेपर प्रेशर अगर फाइंड आउट करना हो गैसियस फॉर्म में तो P1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिखेंगे ऑफ दैट कंपोनेंट इन द वेपर फेज इनटू P टोटल। P1 को हम लोग बोलते हैं P1 इक्वल टू, इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इंटू P टोटल, ये फॉर्मूला होता है। ओके।